हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड सेम की एक पूरी सिलेबस की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम हर एक सब यूनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया था 2.3 का एक टॉपिक, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, पावर, पोजीशन एंड रोल के रिलेटेड था। उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। उससे पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। सेकंड यूनिट की बात करें तो उसके अंदर हमने 2.1, 2.2 और 2.3 का प्राइम मिनिस्टर, पावर, पोजीशन एंड रोल को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे, उनकी पोजीशन की बात करेंगे, देन उसके बाद पावर्स की बात करेंगे, देन लास्ट में उनका रोल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें उनका रोल देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग के अंदर या और सारे चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद उनकी पोजीशन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, रिलेटेड टू बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, जिसके अंदर आर्टिकल 74, 75 पर्टिकुलरली वहाँ पे दिए गए हैं। तो उससे पहले हम सीधा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। वही रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। अगर हम अपने पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें इंडिया के अंदर, जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, वो ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मेंशन नहीं किए गए हैं रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बट कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे हम आर्टिकल 74 की बात करें तो 74 के अंदर और जो 75 है, ये हमें थोड़ा सा अपने एक जनरल मैनर के अंदर हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में स्केच प्रोवाइड करता है या कुछ हमें बताता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटेड अगर हम पर्टिकुलरली आर्टिकल 47 की बात करें तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेटस के बारे में बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 75 की बात करें तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरीज, अलाउंसेस, ये सारी चीज़ों के साथ जो आर्टिकल 75 है वो डील करता है। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, पर्टिकुलरली जो आर्टिकल हमारा 74 है, ठीक है, तो वो ये बताता है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑलवेज मिनिस्टर होने चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट को एड या एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख क्या रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स होंगे वो हमेशा प्रेसिडेंट के साथ होंगे, ताकि उनको एड एंड एडवाइस प्रदान कर सकें। और उन्हीं के बेसिस के ऊपर, उन्हीं की एडवाइस के ऊपर जो प्रेसिडेंट होंगे वो उनके बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, however, the President may require Council of Ministers to reconsider such advice, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो यहाँ पे एक प्रोविजन देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाएगी उसको वो रिकन्सिडर के लिए भेज सकता है। लेकिन अब रिकन्सिडर के लिए भेजेगा किसको, तो वो उसको प्रेसिडेंट को रिक्वायर होती है, मतलब ज़रूरत होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ताकि जो एडवाइस भेजी गई है उसको फिर से रिकन्सिडर कर सके। एंड जब रिकन्सिडर करने के बाद वो उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो एडवाइस उसको दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो दैट एडवाइस स्टैंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट इंक्वायर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि जो मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस प्रेसिडेंट को दी गई होगी वो आप किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 74 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 75 की बात करते हैं, जो कि कुछ अदर प्रोविजंस हैं बाकी मिनिस्टर्स को लेके। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और जो बाकी के मिनिस्टर्स होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन इसमें एडवाइस किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी। प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे इसको मिनिस्टर अपॉइंट किया करो, वही उसी मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सेकंड बात करें तो यहाँ पे बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इन द लोकसभा। ये कब प्रोविजन ऐड किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर ये बताया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोकसभा की बात करें, जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 550 या 545 के आसपास, उससे उसके जो 15% होगा उससे ज़्यादा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की
जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़नी चाहिए, उसके साथ 15% के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे। तो ये जो प्रोविज़न था ये कब ऐड किया गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई गई 2003 के अंदर। उसके बाद सेकंड बात करें, a member of either house of parliament belonging to the defection belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। मतलब यहाँ पे एक और प्रोविजन ऐड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर। यहाँ पे ये कहा गया कि जो जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, जिसको डिसक्वालीफाई किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस। डिफेक्शन के बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। डिफेक्शन का मतलब कि उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, अब आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हो। एंड वही वो बात वो ये बोल रहा है कि उसको मिनिस्टर अपॉइंट करने से भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो कुछ ग्राउंड्स के ऊपर डिसक्वालीफाई है, अगर वो पार्टी के अंदर है, अगर वो किसी ग्राउंड्स के ऊपर डिसक्वालीफाई है या उसके खिलाफ कोई ऐसी डिफेक्शन जो है वो चल रही हैं या कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से उसको एक मिनिस्टर बनने से रोका जा रहा है, तो उसी के तहत उसको एक मिनिस्टर बनने से भी रोका जाएगा। तो ये जो प्रोविज़न था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, फिफ्थ पॉइंट को आप पढ़ लेना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कलेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी मिनिस्टर। यहाँ पे वही बात दोहरा रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिखा गया है कि कोई एक मिनिस्टर्स है, वो किसी भी हाउस के अंदर मेंबर नहीं रहा है, लेकिन स्टिल वो मिनिस्टर बन जाता है। उसको क्या करना है कि 6 मंथ के अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको होल्ड करना है। 6 मंथ के अंदर उसको अपनी जो मेजॉरिटी है वो हासिल करनी है। अगर वो नहीं करता है 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर, तो उसको मिनिस्टर बनने से रोक दिया जाएगा, या मिनिस्टर उसकी जो पोजीशन है उसको उसे वेकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जो सैलरीज होंगी, जहाँ अलाउंसेस होंगी, मतलब जो उसके बाकी की फैसिलिटीज होती हैं, फ्री ट्रैवल, मेडिकल वगैरह, वो सारी मिनिस्टर की जो होंगी वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाएंगी। अब यहाँ पे जो सेकंड डायमेंशन आ जाता है इस क्वेश्चन का, कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आपको पता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस काम करेगी, ठीक है। उसके बाद दिस मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद यूजली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ए पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट में दिखाई, कि जो एक मेंबर जो है अपॉइंट किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो जो मेंबर है वो किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं रहा है, लेकिन उसको 6 मंथ के अंदर क्या करना है कि उसको वहाँ पे मेजॉरिटी हासिल करनी है, नहीं तो वो मिनिस्टर बनने से रोक दिया जाएगा, जब मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। 6 मंथ के अंदर उसको क्या करना है, वहाँ पे मेजॉरिटी हासिल करनी है, सपोर्ट हासिल करनी है। उसके बाद ओथ एंड सैलरीज ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ओथ के अंदर आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे बोला, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस फेथफुली एंड कॉन्शियसली, एंड to do right to all manners of people in accordance with the constitution and the law without fear and favor of affection or will। तो ये सारी चीज़ें जब एक मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर जो है ओथ लेते वक्त ये सारी चीज़ें बोलते हैं, शपथ लेते वक्त, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करें तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट के द्वारा डिफाइन की जाती हैं, पार्लियामेंट के द्वारा सेट की जाती हैं। उसके बाद पोजीशन ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। इसके अंदर 2 डायमेंशन हमें देखने को मिलता है। पहला आता है कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो कि आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को लेके। मतलब कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, चाहे उनका डाउनफॉल आता है या चाहे उनकी ग्रोथ होती है, तो वो मिलके साथ रहेंगे, ठीक है। तो इसको किताबी लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। दिस मीन दैट ऑल द मिनिस्टर्स जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। मतलब उनकी क्या होती है कि वो एक शपथ लेते हैं, मतलब एक अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा को लेके। जब कोई भी उनका एक्शन होगा या कोई भी ऐसा डिफेक्शन होगा या कोई ऐसा कमीशन लाया जाएगा, उसके रिलेटेड उनकी क्या होगी कि एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो टीम की तरह वर्क करेंगे। अगर वो तैरते हैं तो भी इकट्ठे तैरेंगे, या तो डूबते हैं तो भी वो इकट्ठे डूबेंगे, ठीक है। तो इस सिंक और स्विम का यही मतलब है कि अगर उनका कुछ फ़ायदा होता है या अगर वो मेजॉरिटी में मतलब ग्रो करते हैं तो भी वो इकट्ठे करेंगे, अगर वो डूबते हैं, सिंक का मतलब डूबते हैं, तो भी वो इकट्ठे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है टुवर्ड द लोकसभा।
एंड यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द लोकसभा पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द कौंसलर मिनिस्टर, अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लॉन्च कर देते हैं या इनिशिएट कर देते हैं कौंसलर मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, उस समय क्या होगा कि जो मिनिस्टर्स होंगे उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। वो मिनिस्टर भी उनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि राज्यसभा के अंदर भी होंगे और वो कौंसलर मिनिस्टर का हिस्सा होंगे। तो जब उनके कौंसलर मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट कर दिया जाएगा तो सभी मिनिस्टर को वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली द कौंसलर मिनिस्टर कैन एडवाइज the president to dissolve the Lok Sabha on the ground that how does not represent the view of electorate faithfully। इसके बेसिस के ऊपर भी जो कौंसलर मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि वो जो इलेक्टोरेट की जो फेथफुली है उसको वो नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जो व्यूज़ लोगों के हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। एंड कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शंस के लिए वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं। उसके बाद द प्रेसिडेंट मे नॉट अब्लाइज टू द कौंसलर मिनिस्टर दैट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। मतलब जो कौंसलर मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस को लॉस कर दिया है ना पार्लियामेंट के अंदर, अब जो प्रेसिडेंट है वो उनकी बात को लेके कोई सहमति नहीं जताएंगे। कौंसलर मिनिस्टर की बात को अब प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं अगर उनकी मेजोरिटी नहीं, अगर उनकी मेजोरिटी है, ठीक है, वो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया है लोकसभा के अंदर, तब प्रेसिडेंट को उनकी बात को मानना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो मीन दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि जो कैबिनेट का डिसीजन होगा, जो कौंसलर मिनिस्टर का डिसीजन होगा, वो सभी मिनिस्टर्स के ऊपर लागू होगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो उनकी डिसीजन को लेके जो है वो अगेंस्ट खड़ा है, तो उसको वो निकाल भी सकते हैं। उसको ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट ही मस्ट रिज़ाइन। उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा या तो उसको रिज़ाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर देखने को मिलता है। अब जो सेकंड डायमेंशन है इसका, वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट स्टेट दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस इट स्टेट दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तब तक ही अपने ऑफिस को एंजॉय करते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट है वहाँ पे हैं। अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है विच मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख रहा है कि जब तक काउंसिल मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के अंदर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तब तक ही प्रेसिडेंट मिनिस्टर जो हैं वो अपने ऑफिस को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस हो जाता है, उस समय उनको रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड हाउएवर द प्रेसिडेंट रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे जो काउंसिल मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज। हमें 3 तरह के जो काउंसिल मिनिस्टर्स है वो देखने को मिलते हैं। पहले आगे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। इनको मेंशन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको क्वेश्चन के डायमेंशन को टच करना है और गुड मार्क्स लाने हैं एग्जाम के अंदर। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस लाई करता है इन सभी कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स के अंदर। पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन देयर रिप्रेजेंटेटिव रैंक्स। जो डिफरेंस इन सब कैबिनेट मिनिस्टर के टाइप्स या कैटेगरीज के अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो रैंक के माध्यम पे देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब जिसका ज़्यादा रैंक उसको उस तरह का कैबिनेट मिनिस्टर माना जाएगा, ठीक है। या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया जाएगा या तो डिप्टी मिनिस्टर को माना जाएगा। उसके बाद जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी एक फैक्टर रहता है। एट द टॉप ऑफ द 3 मिनिस्टर्स स्टैंड एज द प्राइम मिनिस्टर। इन सभी मिनिस्टर्स के ऊपर एक जो टॉप होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसके पास। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो इनके पास क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो इन्हीं के पास होती हैं। जैसे कि होम मिनिस्ट्री की बात करें, हमारे अमित शाह हैं इस समय। डिफेंस की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, और सारे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो सारी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा हैंडल की जाती हैं। जो उन मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है जिन्होंने ये मिनिस्ट्री जो है वो होल्ड करके रखी होती हैं। उसके बाद दे आर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। यही होते हैं जो लोग होते हैं जिन्होंने ये मिनिस्ट्रीज को होल्ड करके रखा होता है। ये मेंबर ऑफ कैबिनेट भी कहलाते हैं, मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग के अंदर इनका। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे देखने को मिलते हैं, जिनका काम होता है कि आपको पॉलिसीज़ को डिसाइड करना है, किस तरह से अपने देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये किसका काम होता है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो उनको क्या क्या किया जाता है कि उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है, या तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट दिया जा सकता है जो इंडिपेंडेंट हो, या तो उनको अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। अगर हम अटैचमेंट के केस की बात करें तो कहता है कि दे मे आइदर बी अ गिवन चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट टू द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर,
allotted a specific item of work related to the ministers headed by the cabinet minister। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा कोई एक मिनिस्ट्री हैंडल की जा रही है, जिसके अंदर जैसे हम बात करें डिफेंस की मिनिस्ट्री जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा हैंडल की जा रही है, उसका कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर को दे दिया जाएगा कि ताकि आप जो है इसका चार्ज संभालो और आपके इसको रन करो, ठीक है। तो उस समय जो मिनिस्टर्स होंगे उनको क्या 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 कहलाया जाएगा, उन मिनिस्टर्स के नाम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। समझ गए ना, आपकी जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है वो किसी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को होल्ड करके रख रहा है, उस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको कैबिनेट मिनिस्टर हेड कर रहा है, लेकिन उस डिपार्टमेंट को क्या करना है, किसी दूसरे मिनिस्टर को दे देना है, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन बोथ केसेस दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस एज वेल एज अंडर द ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होंगे दोनों कंडीशन के अंदर, चाहे वो उसको इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दे जाए या कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जाए, या तो उसको किसी जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उसको अटैच कर दिया जाए, उस समय क्या होगा, इन दोनों कंडीशन के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर ही काम करेगा, उसी के सुपरविजन के अंदर काम करेगा, उसी की गाइडेंस के अंदर काम करेगा। अब जो थर्ड कैटेगरी की आती है हमारी, जो कैबिनेट मिनिस्टर आगे, दूसरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट आगे, और थर्ड जो आती है वो आता है इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड एक्सरसाइज इन द सेम पावर इन रिलेशन टू द मिनिस्टर डिपार्टमेंट एज द कैबिनेट मिनिस्टर डू। मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने फंक्शन से अपनी जो एक्सरसाइज करते हैं ड्यूटीज़ को, वैसे ही ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर्स होते हैं ये भी अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड हाउएवर दे आर नॉट मेंबर ऑफ टू द कैबिनेट, ये मेंबर के कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, एंड किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। जब भी अगर इनको कभी स्पेशली इन्वाइट किया गया हो तभी जाके ये कैबिनेट की मीटिंग को जो है वो अटेंड कर पाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आता है वो आता है लोअर रैंक जिसको हम बोलते हैं, वो आता है हमारा डिप्टी मिनिस्टर्स। दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज और ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। मतलब ये जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं इनको कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, इनको कोई भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या इंडिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट है वो नहीं दी जाती, इनको कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ ही अटैच किया दिया जाता है, ताकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर असिस्ट कर पाएँ ये जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स। ये जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, ना ही ये कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं और ना ही कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद दे मस्ट आल्सो मेंशन इट मस्ट आल्सो बी मेंशन हियर दैट देयर इज़ नो मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री। देयर इज़ वन मोर, नो मोर नहीं, देयर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक और कैटेगरी हमें देखने को मिलती है मिनिस्टर्स की, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। दे आर द मेंबर्स हु ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, एंड दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं उनके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट, उनके अंडर जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता, एंड दे आर अटैच टू द सीनियर मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन डिस्चार्ज देयर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। और इनको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ, ताकि उनको उनकी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते वक्त उनको सहमति दें या उनको असिस्ट करें, ठीक है। एट टाइम द कौंसिल मिनिस्टर में आल्सो इंक्लूड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। यहाँ पे कौंसिल मिनिस्टर के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी कभी कभी इंक्लूड कर दिया जाता है, और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है ज़्यादातर पॉलिटिकल रीजंस को लेके, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट डायमेंशन इस क्वेश्चन का वो है हमारा रोल ऑफ कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट का क्या रोल हमें देखने को मिलता है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कैबिनेट का रोल हमें मतलब बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। जो कैबिनेट का रोल हमें देखने को मिलता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है, जो कैबिनेट होती है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, इसी के थ्रू जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। चीफ पॉलिसी मेकिंग फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इनके पास होती है, चीफ कोऑर्डिनेटर एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एंड इट इज़ एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड एडवाइस बाइंडिंग ऑन हिम। ये जो कौंसिल मिनिस्टर्स होती है ये एडवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को लेके, एंड उनको एडवाइस करते हैं, और जो एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। एंड इट इज़ द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील विद ऑल द इमरजेंसी सिचुएशंस। जब भी कोई क्राइसिस आता है उस समय जो मैनेजर की तरह काम करते हैं, जो अच्छे तरीके से क्राइसिस को मैनेज करते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो उस समय जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जिनके हाथ में देखने को मिलती है तो वो कौंसिल मिनिस्टर्स ही होते हैं। एंड विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, जितने भी लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनके साथ ये जो कौंसिल मिनिस्टर्स हैं वो डील करते हैं। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स। मतलब ये जो कौंसिल मिनिस्टर्स होते हैं इनका हमें यहाँ पे भी रोल देखने को मिलता है, जिसके अंदर जैसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होते हैं उनको अपॉइंट करने के अंदर इनका इनका रोल हमें देखने को मिलता है, या जो सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं
उनको अपॉइंट करने के अंदर भी हमें इनका रोल देखने को मिलता है। एंड इट डील विद द फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स के साथ भी ये डील करते हैं, क्योंकि जैसे कौंसलर मिनिस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्रीज होगी, जयशंकर इस समय हमारे देखने को मिलते हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स को संभालते हैं, तो वो भी उसके अंदर भी हमें कौंसलर मिनिस्टर का रोल हमें देखने को मिलता है। अब जो लास्ट टर्म है वो है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट को समझना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किचन कैबिनेट होती क्या है। तो किचन कैबिनेट के अंदर ये बोल रहे हैं कि एक स्मॉल बॉडी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं हेड लेवल पे, एंड उसके बाद कुछ 15 से 20 और इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, एक फॉर्मल सेंस की बात करें। एंड ये जो इसके अंदर एक स्मॉलर बॉडी होती है जिसको हम इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहते हैं, किसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके साथ 15-20 मेंबर और होंगे। उसी के अंदर एक और बॉडी होगी, स्मॉल बॉडी होगी, जिसको हम किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। ये जो किचन कैबिनेट है, रियल सेंटर ऑफ पावर बन जाती है। ये एक इनफॉर्मल बॉडी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, 2 या उससे ज़्यादा उनके कोलीग्स आते हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, वो उन कोलीग्स को अपॉइंट करेंगे इस किचन कैबिनेट के अंदर जिनके ऊपर उनको फेथ होगा, जिनके साथ वो हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ये जो किचन कैबिनेट के लोग होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे ऑन द वेरियस जैसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की बात करें, और उनको क्रूशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर असिस्ट करने का ये काम किचन कैबिनेट के जो लोग होंगे, जो उनके कोलीग्स होंगे, वो करेंगे। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉट ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर बट आल्सो द आउटसाइडर्स लाइक फ्रेंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो किचन कैबिनेट होती है, इसके अंदर सिर्फ कैबिनेट के मिनिस्टर्स ही इंक्लूड नहीं होते, बल्कि बाहर के लोग, जैसे आउटसाइडर की जैसे हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो कि जिनसे मिलके एक किचन कैबिनेट बनेगी, और वही जो लोग होंगे उनको असिस्ट करेंगे अगर उनको कोई क्रूशियल डिसीजंस लेने हैं। एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज़ इट्स हैड हिज इनर कैबिनेट सर्कल विद इन अ सर्कल। मतलब अगर हम हर एक प्राइम मिनिस्टर की बात करें इंडिया के अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उन्हीं के पास भी एक किचन कैबिनेट है, एक सर्कल है जिसके अंदर वो सारे मेंबर्स इंक्लूड हैं जिनके साथ वो अपने जो डिसीजंस हैं, जिनको हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो 2.3 है वो ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रोल, पोजीशन, पावर को पढ़ा, उसके बाद कौंसलर मिनिस्टर को पढ़ा। कौंसलर मिनिस्टर करने के बाद अब हम अगले लेक्चर के अंदर 2.4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, उनके फंक्शंस की बात करेंगे, स्पेशली जुरिडिक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है।